नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट 2025 की। और आज की खास पेशकश है बजट की राजनीति। इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव मशरूवाला, जो फाइनेंशियल प्लानर हैं और योगी वेल्थ के ऑथर भी हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट जयेश चितलिया जी, जो कॉलमिस्ट भी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई के सबसे पुराने न्यूज़पेपर मुंबई समाचार के एडिटर नीलेश दवे, और साथ ही चित्रलेखा डिजिटल के हेड केतन त्रिवेदी। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। तो सबको इंतजार था बजट कैसा आएगा। फाइनली मिडिल क्लास को कुछ अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। गौरव सर, मैं आपसे पहले शुरुआत करूंगी क्योंकि पहले समझना चाहेंगे वो 12 लाख के आंकड़े को, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है कि सही में क्या बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर 12 लाख की आमदनी हो या इनकम हो तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। देखिए, इसमें क्या है कि 4 लाख के बाद टैक्स के स्लैब्स है, 5%, 10, 15 ऐसे। हम्म। तो आपको गिनती सभी स्लैब की करनी है। लेकिन जब 12 लाख की इनकम है या कम है तो जितना भी टैक्स अमाउंट है उसमें माफी मिल जाएगी। तो आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना है। लेकिन अगर उसके 12 आगे लाख से गए कम है, 12 लाख से अगर कम है और अगर तो कोई जो भी, कैपिटल गेन टैक्स आता है तो उस पे भरना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो लेकिन जो रेगुलर इनकम है उस पे जो टैक्स अमाउंट आएगी वो पूरी आपको रिबेट में मिल जाएगी। उससे आगे गए तो फिर रेगुलर स्लैब्स अप्लाई होंगे। बराबर, तो ये कंफ्यूजन आपका थोड़ा क्लियर हो गया। लेकिन गौरव जी, आपको ऑल इन ऑल फाइनेंशियल व्यू से आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, फाइनेंशियल प्लानर हूँ इसलिए, और पुराने ख्याल का हूँ इसलिए कंजम्पशन से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली इकोनॉमी अच्छी लगती है। यहाँ पे कंजम्पशन की और नजरिया है ज्यादा, और बुरा ये लगता है कि फिर लोग बचत करेंगे कि नहीं, इंश्योरेंस लेंगे कि नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे कि नहीं, और इसका इम्पैक्ट लंबे अरसे के बाद होगा। तो क्योंकि पुराने ख्यालात का हूँ, मुझे कंजम्पशन से ज्यादा अच्छा कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी अच्छी लगती है। जरूर। जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो राजनीति सामने आती है कि भाई बजट पे राजनीति कैसी हो रही है। नीलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देखें तो पिछले जुलाई वाला जो बजट था उसमें ज्यादातर दो राज्यों को प्रावधान दिया गया। यूजुअली हम देखें तो पहले जितने भी बजट हुए हैं, किसी ना किसी राज्य को कुछ ना कुछ मिलता दिखा है। इस बजट में बिहार पे ज्यादा फोकस था। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बजट मुझे नहीं लगता ये बजट राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि बिहार में जो इलेक्शन होने हैं वो नवंबर दिसंबर में होने हैं, और ये फरवरी का पहला ही दिन था। 10 मिनट तक ये बजट की असर लोगों के मन में नहीं होती है। हम लोग जल्दी से भूल जाते हैं कल की बात। तो हम्म। ये इलेक्शन को ध्यान में रख के, दिल्ली के इलेक्शन को ध्यान में रख के, दिल्ली बहुत ही छोटा स्टेट है, दिल्ली के इलेक्शन को ध्यान में रख के या बिहार के हम्म। इलेक्शन को ध्यान में रख के बजट दिया गया है। ऐसी संभावनाएं बिल्कुल कम है। इलेक्शन आते आते तक ये बजट की असर जो हम पर होने वाली है वो सब भूल जाएंगे लोग। ये एक आध महीने के बाद ये चर्चा भी नहीं होगी बजट की बारे, हम लोग वो बजट की चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं हम्म। लगता ये इलेक्शन से मोटिवेटेड बजट है। ये प्योर हम्म। एंड प्योर भारतीय जनता के लिए जो दिया जाता है बजट, जिसकी लोगों को आस है, इस तरह का ये बजट मोदी सरकार ने दिया है। लेकिन आप देखें नीलेश जी, तो हम बिहार की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जुलाई वाला बजट था, उसमें भी काफी कुछ प्रावधान मिले। और इस बजट में भी हम देख रहे हैं टूरिज्म को खास फोकस रखा गया है, जबकि हम देख रहे हैं कि बिहार के टूरिज्म को ज्यादा अनफोल्ड करने की या वहां पे ज्यादा विकसित विकास करने की एक पहल सरकार ने की है। तो ये एक अच्छा कदम आप मानेंगे? बिल्कुल ये अच्छा कदम है। देखिए, जिस वक्त बजट आता है, किसी न किसी स्टेट को कुछ ना कुछ ज्यादा मिलता है। ऐसा हम्म। हो सकता है 3-4 साल पहले के बजट में महाराष्ट्र को मिला हो, उससे पहले और किसी स्टेट को मिला हो। तो ये हमको ये विभाजन नहीं करना चाहिए कि बिहार को क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो इनकम होगी, अगर अगर कोई टूरिस्ट बिहार में जाता है तो पैसा तो सरकार की झोली में ही आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो बिहार को मिल गया तो बिहार को ये सब हो जाएगा, ऐसा मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये राजनीतिक लोग जो बोलते हैं, विपक्ष जो बोलते हैं, दूसरे जो विरोधी पक्ष वाले नेता हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये बिहार को ही दिया है या महाराष्ट्र को ही हम्म। दिया है। भाई, भारत का एक स्टेट है,
भारत के ही स्टेट को दिया है, बाहर किसी को तो दिया नहीं। और वो भी अगर अगर वो टूरिज्म से अगर इनकम होती है, तो इनकम अगेन सरकार के पास जाएगी। जैसे ये भी महाकुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो सरकार को भी तो उससे इनकम होगी। बिल्कुल। तो वही पैसे से तो उनको काम करना है आगे हर एक स्टेट में। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार को दिया गया है तो कोई ज्यादा इसमें दिक्कत किसी को होनी चाहिए। आज बिहार को मिला है, ये आशा रखनी चाहिए कि अगले बजट में महाराष्ट्र को मिले, उसके बाद के बजट में फिर गुजरात को मिले। चूंकि बिहार या उस तरफ के जो कुछ राज्य हैं, वो ज्यादा विकसित नहीं है महाराष्ट्र, गुजरात और उनकी तुलना में। तो उनको दिया गया, तो उसमें कोई हमको हर स्टेट को बराबर रखना है। सरकार, केंद्र सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि भारत के जितने भी स्टेट है वो एक लेवल पर हो। तो धीरे धीरे एक स्टेट को अगर वो करते हैं, तो मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, तो हर एक स्टेट की बारी आएगी और आती रही है, इस बार बिहार की बारी रही। वहीं जयेश जी, अगर पहला बजट जब भी बजट प्रस्तुत होता है, उसका सीधा इम्पैक्ट होता है मार्केट पे, और आप तो इतने सालों से फाइनेंशियल मार्केट कवर करते आए हैं, मार्केट ने इतना जोश नहीं दिखाया, क्यों? अ, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट इरेशनल एंटिटी ऑन द अर्थ. Market cannot behave rationally. We should not expect rational reaction from market. You see, market has lot of other worries. मार्केट ने देखा कि मिडिल क्लास को काफी दिया है इसके अंदर, बराबर. और मार्केट देखो, बजट चलता था तभी मार्केट पॉजिटिव जोन में था, मगर इतना बड़ा पॉजिटिव जोन भी नहीं था वो कि मार्केट में एकदम उछाल दिखे, ऐसा कुछ नहीं था, मगर मार्केट पॉजिटिव था. फिर जैसे अनाउंसमेंट हुई तब तक वो पॉजिटिव रहा. लास्ट जो वर्ड आया, लास्ट सेंटेंस, दैट इज फॉर मिडिल क्लास, ये पहली बार स्पीच में ऐसा ऐसा कंक्लूजन हुआ है कि जहां पे इनकम टैक्स के अनाउंसमेंट के बाद स्पीच पूरी हो गई. यानी करीबन 1.25 घंटे में फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ देना था वो दे दिया, बर्डन नहीं दिया है, रिलीफ दी है. दैट इज द मोस्ट थिंग वी हैव टू कंसीडर, कि कोई भी बर्डन नहीं दिया है और ज्यादा में ज्यादा रिलीफ दी है. अभी एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, तो मार्केट के सामने ये जो वरीज है कि ये जो सेविंग होगा लोगों के हाथ में, ये रिलीफ के वजह से, इनकम टैक्स के रिलीफ 12 लाख तक दी है, और दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल्सो, तो वो सेविंग एक जगह जा सकता है कंजम्पशन में, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमी को फायदा ही होने वाला है. सेकंड, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी इकोनॉमी को फायदा होने वाला है. जो सरप्लस अमाउंट बचता है, मगर कितना बचता है नोबडी नोज एट प्रेजेंट, क्योंकि सामने महंगाई भी इतनी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी इतनी चेंज होती है, तो ये अनसर्टेनिटी तो खड़ी रहेगी, और ये इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो आने वाला नहीं है. सेकंड, मार्केट के लिए सबसे बड़ी 2-3 चिंता जो है वो एक अमेरिका का रवैया है. ट्रेड टैरिफ का डर अभी भी बैठा है. ट्रम्प साहब क्या करेंगे, किस तरह स्टेप्स लेंगे, उसकी असर क्या होंगी, नोबडी नोस, इट्स ए टोटली अनसर्टेनिटी. सेकंड, रूपी इज फॉलिंग कंटिन्यूअसली. थर्ड, एफआईआईआर नेट सेलर्स कंटिन्यूअसली. तो जो अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहा है वो सब देख के, और ग्लोबल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सबको देख के एफआईआई का कितना फ्लो मार्केट में, अपनी मार्केट में आएगा, कब तक आएगा, किस तरह आएगा, अभी तक उसकी क्लैरिटी मार्केट को नहीं है, बराबर है. एफडीआई इंपैक्ट, एफआईआई इंपैक्ट, तो मार्केट जो चलता है, हम लोग बोलते हैं कि डोमेस्टिक का स्ट्रेंथ भी है मार्केट के पास, मगर डोमेस्टिक का इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि बिना एफआईआई हम चल सकते हैं, लिमिटेड स्ट्रेंथ है. तो वी नीड सपोर्ट फ्रॉम एफआईआई. तो फॉरेन फ्लो का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी मार्केट के लिए चिंता का विषय है, कि वो अभी सेलर है तो कभी बायर होंगे, और नेट बायर कभी होंगे, और कंसिस्टेंसी क्या रहेगी, ये सब देख के मार्केट अपनी इम्पैक्ट बताएगा. तो वी हैव टू वेट फॉर दैट. तो थोड़ा समय लेगा मार्केट इस Yes. पूरे बजट को समझने में, और उसके बाद शायद आगे हमें कुछ उसमें एक्शन दिखे. लेकिन हम देखें केतन जी, जिस तरह से हम देखते हैं हर एक तबक्के को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इस बार आप देखिए मेक इन इंडिया और टूरिज्म, इन दोनों को काफी प्रावधान दिया गया है. वो टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग हो या लेदर प्रोडक्ट्स का हो, या फिर आप देखिए टूरिज्म स्पेशली 50 डेस्टिनेशन अनलॉक होंगे, होम स्टेज को फोकस किया गया है. तो आपको लग रहा है ये भारत की तरफ सबका झुकाव बढ़े, इसके लिए सबसे बड़ा कदम ये दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि सबसे पहले देखे पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी 2 चुनौतियां है. एक तो ओपोजिशन कंटिन्यूअसली एलिगेशन रखता आया है कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है. तो मिडिल क्लास है, जो देश का सबसे बड़ा वोटर वर्ग है,
वो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहा था, बढ़ती महंगाई और जिस तरह से लाइफस्टाइल बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो मिडिल क्लास को लगता था कि कहीं ना कहीं हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो सरकार ने पहली बार पिछले कितने बजट से हम देखते आए हैं कि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने कुछ ऐसा स्पेशली नहीं किया था जिससे मिडिल क्लास को एक रिलीफ मिले। जैसे जयेश भाई ने बताया ना, तो सबसे पहले एक महंगाई की वजह से मिडिल क्लास को जो मार पड़ रही थी, और दूसरा जो आप बात करें टूरिज्म और सेक्टर को बढ़ावा, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कि आप देखो कि इस सरकार ने इस बजट को पूरे तीन नजरिए से देखो। एक, मिडिल क्लास को रिलीफ मिली है। दूसरा, एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, जो डायरेक्टली अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करेगी। और तीसरा, जो शुरू में आपने चर्चा की कि दिल्ली और बिहार दोनों में, दिल्ली में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की पॉपुलेशन काफी बड़ी है, तो बिल्कुल। वो डायरेक्टली असर करेगा दिल्ली के पोलिंग पे। और अक्टूबर नवंबर में जो बिहार की इलेक्शन आएंगे, तो डेफिनेटली बिहार के वोटर पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मखाना बोर्ड से लेके कोसी रिवर तक सभी काफी योजनाएं जो डिक्लेयर की है, वो एक जनरल एक इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टेक ऑप्टिक्स एंड इन्फ्लुएंस। कल एक चर्चा में सुन रहा था बजट की, तो कहीं किसी ने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया कि निर्मला सीतारामन जो मधुबनी साड़ी पहन के आई थी, क्योंकि वो मधुबनी इज बिहारी आर्ट, बिहार की एक कला शैली है। तो किसी ने उसे वहां से भी जोड़ दिया कि भाई चलो बिहार का इलेक्शन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बिहार की आर्ट की साड़ी पहन के एक मैसेज दिया है। तो पॉलिटिक्स में ये ऑप्टिक्स होते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है कि अब ज्यादा मिडिल क्लास को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मिडिल क्लास बिल्कुल। की हार्डमारी और हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट जो काफी बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी पिछले कुछ समय से काफी डाउन चल रही है, तो ये दोनों फैक्टर को एड्रेस करने की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरऑल बजट को आप देखें, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है, ऑनेस्ट एफर्ट रहा है कि कहीं मिडिल क्लास को एड्रेस किया जाए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा कदम उठाया जाए। डेफिनेटली। वही नीलेश जी, मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, आपने देखा होगा कि निचला तबका यानी गिग वर्कर्स हैं या फिर एससी-एसटी महिलाएँ, उनके लिए लोन की प्रोविज़न्स की गई है। आप इस म अनाउंसमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? नीलेश जी? सॉरी, मैं कैन यू रिपीट जो क्वेश्चन हम प्लीज? जो हमने अनाउंसमेंट देखी, खासकर एससी-एसटी महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का लोन प्रोविज़न होगा, या गिग वर्कर्स के लिए हम देखते हैं कि एक ई पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उनके लिए दी गई है। तो ये सारे प्रोविज़न्स या ये सारे अनाउंसमेंट आप किस तरह से देख रहे हैं? ये अनाउंसमेंट देखिए आप, महाराष्ट्र में इनको जो रिजल्ट मिला है लाड़की बहन योजना के कारण, जितनी महिलाओं को खुश रखेंगे हम, उतना उनको वोटिंग में ये जो थम्पिंग मेजोरिटी आपने महाराष्ट्र में देखी, ये किसी ने सोचा नहीं था। ये बिकॉज ऑफ ये लाड़की बहन योजना, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वोटिंग में, और वो जो वोटिंग हुआ एक साइड ही बीजेपी की तरफ हुआ। और दूसरा, इसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बार पहली बार बीजेपी को वोट दिया है महाराष्ट्र में। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच होगी कि हमको इस ये सेक्टर यानी महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाए, उनको जितनी हो सके उतनी सुविधाएं करे। तो हर इलेक्शन में ये, इस बजट में जो कुछ अनाउंसमेंट हुई है, वो सिर्फ इस साल के इलेक्शन के लिए नहीं हुई, आने वाले 3 4 5 सालों में जब उनको जहां जहां चुनाव लड़ना हो, वहां वहां का उन्होंने प्लानिंग करके ये बजट दिया गया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बजट की चर्चा लोग कर रहे हैं। आज तक क्या हो रहा था, बजट आता था, सामान्य जो जनरल पब्लिक है या मिडिल, वो कभी चर्चा नहीं करता था, बस उनका रवैया ऐसा, जहाँ हम तो फील्ड पे रहते हैं, उनका ऐसा था, जो अनाउंसमेंट करेंगे वही सब, हमको क्या फर्क पड़ता है, एक सोचते आया बजट हमको क्या है। यानी ये 80% लोगों की मान्यता यही थी कि बजट से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ टैक्स लगता है तो हमको उससे हमारी आय बढ़ानी है। ये पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें मिडिल क्लास को लगा है कि भाई हम भी है, महिलाओं को भी लग रहा है कि हम भी है, सरकार हमारे बारे में कुछ करने के लिए तैयार है। कुछ सोच हम लोग कहीं ना कहीं इस
सरकार के दिमाग में हम लोग हैं, ये पहली बार लोगों को लग रहा है। आप मानेंगे नहीं कि जब से ये बजट डिक्लेयर हुआ शुरू हुआ तब से हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही है। पहले क्या होता था, जब तक बजट चलता 1-2-3 घंटे में पूरी बातचीत हो जाती थी जो व्हाट्सएप ग्रुप में चलता था। ऐसा आज नहीं हो रहा है। आज हर जगह पे, मैं अभी जब ट्रैवलिंग करके आ रहा था तो होटल के अंदर जब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे वहीं पे 2 टेबल पे बजट की चर्चा हो रही थी। तो यानी ये बजट का इम्पैक्ट दिखा रहा है लोगों के ऊपर। लोगों को लग रहा है कि ये हम कुछ इस देश की जनता है और हमारे बारे में सोचा जा रहा है। तो मुझे तो ये बहुत ही पॉजिटिव बजट लग रहा है। बिल्कुल, वही गौरव जी मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि पोस्ट ऑफिस हम कहते हैं कि डाकिया डाक लाया, ये बहुत अब सुनने को ही नहीं मिलता क्योंकि ईमेल आया यही सुनने को मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस को रिवाइव करने की जो इन्होंने कोशिश की है, ये प्रयास किया है, इससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और कितना विश्वास बढ़ेगा इस तरह की जॉब्स के लिए? देखिए, जॉब तो क्रिएशन होगी। हुँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया में आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उससे भी विश्वास बढ़ेगा। आज तक पोस्टमैन हमसे टपाल लाता था, हालांकि मनी ऑर्डर थे, लेकिन उसका इतना इस्तेमाल नहीं होता था। जो पोस्टल डिपार्टमेंट की रीच है छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, वो और कोई बैंक की नहीं है। लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी इतनी रीच नहीं है। हालांकि पोस्टल सेविंग स्कीम थी, पोस्टल इंश्योरेंस था, लेकिन ये पूरा नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, अगर उसको सही तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एक आम आदमी को बहुत सुविधा मिलेगी। इसलिए अगर इसको फुल बैंक में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल बैंक में, तो बहुत लोगों को फायदा होगा। पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की योजना यहाँ पे प्रपोज हुई है तो होपफुली ये आगे बढ़े और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते दिखे। वहीं जयेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, पैसे भारत में आते हैं तो अच्छा ही लगता है, एफडीआई इंश्योरेंस में 100% कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर को आप देखें तो कल इतना मतलब जोश उसमें नहीं दिखा। कोई आप कारण देख रहे हैं? अ, देखो, ये कुछ चीजें हैं ना जिसकी इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं आने वाली, ऐसी अनाउंसमेंट है कि हम्म बजट को हम इमीडिएट मार्केट के रिएक्शन के साथ तुलना करना ठीक नहीं होगा। ये बजट लॉन्ग टर्म, जनरली हमारी एक साइकोलॉजी हो गई है, बजट यानी मार्केट पे उसके ऊपर असर होना ही चाहिए, कुछ भी असर होना चाहिए, ये साइकोलॉजी हो गया है एक्चुअली। मार्केट को मार्केट को लॉन्ग टर्म देखना है और बजट को भी लॉन्ग टर्म ही स्टेप नहीं, लेकिन बनना अगर हम है। देखें यूजुअली जब भी बजट आता है ना तो हमारा फोकस कहाँ रहता है, पावर पे, ऑटो या पे, या फिर या हम देख रहे हैं अभी जल शक्ति जो या स्कीम हमने देखी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका जो स्पेंडिंग का अनाउंसमेंट हमने देखी, तो इससे होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को, या मार्केट क्या है, सारी कंपनियों का एक समूह तो है जहां पे हम देखें थे इन क्षेत्रों को अगर फायदा होगा तो इन क्षेत्र की कंपनियों को भी फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, नहीं दिखा, सही बात है। इमीडिएट कुछ ऐसा है भी नहीं अच्छा। मार्केट का, ऐसा इमीडिएट ऐसा कुछ भी नहीं है जो डायरेक्ट मार्केट को दिया गया है, या इंडस्ट्री को या स्पेसिफिक सेक्टर को, कुछ सेक्टर को दिया है डायरेक्ट, जैसे कि टेक्सटाइल है, इस तरह एग्रीकल्चर में है, एमएसएमई की बात हुई। मगर ये क्या है, ये इमीडिएट रिजल्ट वाले एक्शन नहीं है, हम्म ये लॉन्ग टर्म एक्शन है। जैसे भी अपने जो पार्टिसिपेंट है, अपने साथ जो भी दूसरे स्पीकर उन्होंने बताया, मैं उनके साथ राजनीति के तौर पे और इकोनॉमी के तौर पे दोनों के साथ मैं सहमत हूँ। नीलेश भाई और केतन भाई ने बहुत अच्छा बताया, अच्छी तरह बताया, हम्म पॉजिटिव अप्रोच के साथ बताया, नहीं कोई फेवर के साथ कि ये गवर्नमेंट का हमको कैसा स्टेटमेंट करना है। मेरे हिसाब से इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन। देखो, हम लोग को जाना है विकसित भारत की तरफ, राइट? हमको जाना है लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड पोजीशन लेने के लिए। तो ये सब हम्म एक दो दिन के स्टेप नहीं है, एक महीने दो महीने के स्टेप नहीं है। अगर इलेक्शन का भी हम सोचते हैं तो वो हमारे माइंड में साइकोलॉजी है, क्योंकि हमारे माइंड में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों इस तरह मिक्स हो गए हैं, पब्लिक के माइंड में भी, और मीडिया भी इसी तरह उसको देखता है ज्यादा करके, क्योंकि पब्लिक इस तरह देखती है। हमको ये देखना ही नहीं चाहिए, हमको ओवरऑल कंट्री को देखना चाहिए। पॉलिटिक्स जो खेलेंगे, जब भी जो ऑपोजिशन में है वो अपनी पॉलिटिक्स खेलेंगे, बराबर है, वो नेचुरल है। हमको अपनी विवेक बुद्धि लगा के देखना चाहिए कि इसमें देश के लिए क्या है। इंसान भी सोचता है कि मेरे लिए क्या है, अरे सही बात है, तेरे लिए क्या है। तो ये एकदम परफेक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी से।
मगर कंट्री के लिए क्या है, क्योंकि देश के लिए होगा वो मेरे लिए होगा ही। बिल्कुल मगर बिल्कुल। फिर भी इस टाइम मोदी गवर्नमेंट ने रियलाइज करवाया है कि ये गवर्नमेंट मिडिल क्लास के लिए भी है। जो क्लास को इग्नोर किया जाता था, या उनको ऐसी फीलिंग थी कि हमें इग्नोर किया जाता है, व्हाट इज देयर फॉर मी इन बजट। हम्म तो ये हम्म फर्स्ट टाइम, इट्स ए हिस्ट्री, सेंचुरी में फर्स्ट टाइम मिडिल क्लास को इस तरह फोकस किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मार्केट के लिए, इन्वेस्टर के लिए ध्यान में रखने हैं। 2-3 स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा। जरूर। जैसे कि बहुत टाइम से केवाईसी की जो समस्याएं है, वो बहुत सालों से बैड सिचुएशन में थी, बहुत कंफ्यूजन, उसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में दिक्कतें आती रहती है, रोड ब्लॉक खड़े रहते हैं। अभी ये टाइम, इस साल उन्होंने बताया है कि केवाईसी के लिए सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्व होगा। बराबर है, एग्री, केवाईसी सेंट्रल रजिस्ट्री से। राइट दूसरा, राइट। ये पैसा, हमने जो एक बात किया अब आगे कि मार्केट को इम्पैक्ट नहीं है, वो दो चीज, एक मैंने बताई, 2 या 3 चीज, 2 चीज मुझे बतानी रहेगी। जैसे कि मार्केट ऑलरेडी है ना, ओवर वैल्यूड हो चुका था ये 2024 में। लास्ट क्वार्टर में वो एफआईआई सेलिंग की वजह से डाउन होने लगा। आज भी मार्केट अंडर वैल्यूएशन भी नहीं है और ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है। मार्केट कहीं रुकना चाहता है, मगर उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। हम बोलते हैं कंसोलिडेशन में जा रहा है, मगर डायरेक्शन नहीं है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। फिर भी इस बीच में हमें बड़ी अच्छी बात हमारे लिए, इंडिया के लिए ये है कि इतनी अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे होने के बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। आज भी इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम लोग थोड़ा, जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो हो गया तो दुखी दुखी हो गए। ये गलत फहमी है, ये मानसिकता को फैलाना नहीं चाहिए। हमको देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। आज ग्लोबल लेवल पे क्या है ग्रोथ रेट, देखो खुद का अमेरिका क्या ग्लोबल रेट है, मगर हम लोग ये संकुचित मानस से सोचते हैं। दूसरा, बराबर। ओवर वैल्यूएशन को प्रॉपर वैल्यूएशन में लाना जरूरी है। और इसलिए मार्केट के सामने जो फियर है ना, कि ये फ्लो कितना आता है मार्केट में, राइट, और कहां पे मैं अभी समझू कि दिस इज अ टाइम टू बाय, ये क्लैरिटी नहीं है। देखो गलत शेयर भी चले हैं इस मार्केट में, तेजी में स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत गलत शेयर चले हैं जो आफ्टर ऑल नुकसान करवाएंगे इन्वेस्टर को। आईपीओ में भी बहुत ब्लैक शिप घुस गए हैं और अभी भी आने वाले हैं। इन्वेस्टर को यहाँ चौकन्ना रहना है। और इन्वेस्टर अभी है ना मार्केट में जो आता है ना, दैट इज मेनली नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट, वो फिर ग्रीडीनेस से ज्यादा आता है, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। उसका इन्वेस्टमेंट से लेना देना कम है, उसको लगता है मैं इतना मार्केट चल रहा है, लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों रह जाऊं। ये मेंटालिटी इज नॉट गुड मेंटालिटी फॉर द मार्केट, फॉर द इकोनॉमी। इन्वेस्टर को इतना मैच्योर होना है कि मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1-2 महीने के लिए मेरा शेयर बढ़ जाए और मैं निकल जाऊँ प्रॉफिट लेके, ये मेंटालिटी रहेगी तब तक। इन्वेस्टर की संख्या कितनी भी बढ़े, वो इमेच्योर इन्वेस्टर है, उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। तो सरकार ने, फिनांस मिनिस्टर ने ये सोचना चाहिए कि ट्रस्ट कैसे बैठे मार्केट में। आज भी पूरा ट्रस्ट नहीं बैठता है, देखो आज भी बहुत लोग मार्केट से दूर है, क्योंकि उसको लगता है शेयर बाजार यानी गलत, शेयर बाजार यानी सट्टा, शेयर बाजार यानी फंसने वाली बात। तो ये शेयर बाजार के बारे में इतना मिसकंसेप्शन आज भी है, क्यों है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ होता है। ये 10 साल में इतने बड़े घोटाले नहीं मिले हैं, मगर फिर भी कंपनी के तौर पे देखा जाए तो कितनी कंपनी ने कितने पैसे डुबा दिए हैं, कितने आईपीओ गुम हो गए हैं, कितने शेयरों में भाव एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे ऐसा आया है कि लोगों को लॉस बुक करनी पड़ती है। और ये सिलसिला आज भी चालू है। एफ&ओ में लोग पैसा गंवा रहे हैं फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और बिल्कुल सेबी बिल्कुल। सेबी ने स्टेप लिए हैं, मगर फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। और काफी जगह पे ऐसा लगता है मुझे, मेरी दृढ़ मान्यता है, मैं रिपीट करता हूँ कि मार्केट के लिए मिसकंसेप्शन ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, मिसकम्युनिकेशन ज्यादा है। इन्वेस्टर को अभी तक पूरा ज्ञान, समझ, मैच्योरिटी दी गई नहीं है, या उसने ली नहीं है। तो Who is इन्वेस्टर responsible? एजुकेशन हाँ जी, बढ़ाना जरूरी है और इन सारी बहुत चीजों को समझाना भी बहुत जरूरी है। बहुत आपने जरूरी जैसे है। कहा जयेश जी, उसी उसी बात को आगे मैं बढ़ा के नीलेश जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि नीलेश जी आप देखिए, हम राजनीति की बात करते तो राजनीति सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म, इसको जो बढ़ावा दिया गया है, इससे आपको लग रहा है कि चाइना को बड़ी जबरदस्त हिट दिया गया है मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देके, और वहां पे भी ट्रम्प साहब आ गए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इंडिकेशन है भाई हम भी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ा रहे हैं। इन दो देशों के साथ आप ये बजट को किस तरह से आकलन करेंगे?
मुझे मुझे नहीं लगता है ये हम चाइना को फाइट करने के लिए या अमेरिका ट्रम्प साहब ने जो कुछ वहाँ भी बदलाव किए उनके ध्यान में रख के ये किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है भारत में, इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी है, उसको हटाने के लिए जो मेक इन मोदी सरकार जब आई तभी उन्होंने मेक इन इंडिया अनाउंसमेंट किया। उसके बाद से मेक इन इंडिया को एक साइड में रख दिया गया था। कहीं की भी मेक इन इंडिया की चर्चा नहीं हो रही थी। ये बजट से फिर से वही पुरानी चीज वो लाए हैं। उनको पता है कि यहाँ से लोगों को काम मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। जो उनको रोजगार जनरेट करना है, ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या और कोई कोई चीज, जो 2-3 उन्होंने अनाउंसमेंट इस बजट में की है, उससे भारत के ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलने की शक्यता है। क्योंकि जो ये कंपनियां, सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां जब टॉय मार्केट में आएगी तो वो एम्प्लॉयमेंट तो यहीं से करेंगी। तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो आज तक ये चल रहा था विपक्षों का कि आपके रोजगार कहाँ है, आपने इतनी नौकरियां कहा था, वो कहाँ। तो मुझे लग रहा है कि इस बजट के माध्यम से जो जो वादे सरकार ने पास्ट में किए थे, उनको एक एक करके पूरा करने का प्लान उन्होंने सोचा है। यानी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये बजट लाया गया है। आने वाले सालों में अब अभी ये जैसे कि आज उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया तो कल कोई फैक्ट्रियां नहीं लग जाएगी, ना ही कोई करोड़ों नौकरियां मिल जाएगी। तो ये अब देखना यहाँ से ये है कि ये जो इम्पैक्ट जब जनता को मुझे मिले, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। यानी अनाउंसमेंट हुई है कि भाई रिलायंस ने या कोई अडानी ने, कोई भी बड़े ग्रुप ने टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल दी, तो ये एक दिन में नहीं होगा। यानी ये ऐसे सिर्फ अनाउंसमेंट हुई, अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट के बाद ये पता चलेगा। सरकार की परीक्षा अब शुरू होती है। आपने अनाउंसमेंट तो अच्छी अच्छी कर दी, लोग तो खुश हो गए। अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करो, ग्राउंड लेवल पे कैसे आप काम करें। जैसे अभी महाराष्ट्र में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बहुत से, जैसे सबसे बड़ा ज्यादा टैक्स पेयर हो गया ये बिल्डर लॉबी होगी, तो उनको उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया हम लोग वन विंडो से परमिशन देंगे। लेकिन वो जनरली जब आप उसको जाते हैं काम करने को, तो नहीं हो रहा है। वो उसको वहीं पे बीएमसी में धक्के खाने पड़ते हैं, फिर फायर में जाना पड़ता है, फिर 10 जगह पे एजेंसियों में जाना पड़ रहा है। जो तो वन विंडो क्लियरेंस की आप बात कर रहे हैं कि जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हाँ, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, आपने अनाउंसमेंट कर दी, अभी 1 साल के बाद आपका फिर बजट आएगा। 1 साल में ये इम्प्लीमेंट हो गया, अगर ये नहीं हुआ, तो फिर आप ऑपोजिशन को और लोगों को आप विश्वास जीतने में कामयाब नहीं होगे। तो आपने जब से अनाउंसमेंट की है, तो उसका अपना प्रॉपर प्लानिंग, अगर मुझे लगता है सरकार ने किया ही होगा। आने वाले समय में हमको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या-क्या प्लानिंग किया है, किस तरह से कहीं एसईजेड बनेगा, कहीं और कोई स्टेट में, जैसे आपने कहा कि बिहार को, तो हो सकता है और कोई स्टेट में उन लोग कोई फ्री लैंड किसी को दे दे, अगर किसी को करना, जो उनकी सरकार की योजनाएं होती है उसमें, और वहीं से वो जनरेट करे बिजनेस, वहीं से उन लोग रोजगार पैदा करे, और अगले साल तक वो फिगर दे भी सके कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है या एमओयूज हुए हैं, जो भी होगा। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये अच्छे बजट की भी कोई असर नहीं होती, क्योंकि ये तो सबको लगेगा कि भाई ये बोलने की बातें हैं। बिल्कुल सही बात कही। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और जल्द ही क्लीयरेंस मिलना चाहिए, उनको सारी सुविधाएँ जल्दी प्रोवाइड होनी चाहिए, तब जाके ये भरोसा वापस पाया जा सकता है। केतन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम डिजिटली कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, वैसे ही एआई जिस तरह से अब आगे बढ़ रहा है, एआई जिस तरह से भारत और हम दूसरे देशों में देख रहे हैं अपना पैर जमा रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी एआई एजुकेशन हो या फिर हम मेडिकल क्षेत्र में सीटें बढ़ाने की बात हो, तो इस पे जो जोर दिया गया है, वो आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने बताया मेडिकल में सीटें बढ़ा रही है सरकार, तो डेफिनेटली ये देश में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो मैन पावर की कमी है उसको एड्रेस करने की एक कोशिश है। अ, आपने एआई की बात की, पिछले 1 हफ्ते से हम जब से ये चाइना की डीप सीक की चर्चा हो रही है, तब से जाके हम सोशल मीडिया में हम सबने देखा है कि एक ऐसा फॉरवर्ड चल रहा था कि अमेरिका ने एआई दिया, चाइना ने एआई दिया, भारत क्या करेगा। तो भारत सरकार की पहले से ये डिजिटल इंडिया के मार्फत ये कोशिश तो रही है, यूपीआई और सब चीजों में हम काफी आगे निकल चुके हैं, ट्रांजैक्शन में बढ़ता ही जा रहा है। तो आने वाले दिनों में एआई को चैलेंज करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बढ़ाएगी एआई रिलेटेड, वो डेफिनेटली देश को मदद ही करेगा।
और ये सब चीजें जब हम डिस्कस करते हैं तब हम नॉर्मली बजट में एक बात भूल जाते हैं कि बजट इज अल्टीमेटली ए प्रपोजल, फाइनेंशियल प्रपोजल जो फाइनेंस मिनिस्टर संसद में पेश करती है। अभी उन पर चर्चा होगी, उन पर करेक्शंस आएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बजट इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटेंशंस कि सरकार का इरादा क्या है, सरकार किस दिशा में किस सेक्टर को ले जाना चाहती है। एक ही उदाहरण देखें, हम पिछले बजट में हमने देखा था कि 500 टॉप कंपनियां वो जो स्टूडेंट्स है उनको इंटर्न्स पे रखेगी और उनका जो स्टाइपेंड है वो सरकार देगी पर मंथ, करीबन 6,000 और समथिंग था, आई फॉरगॉट द फिगर एग्जैक्टली। लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं है कि कितनी कंपनियों में कितने स्टूडेंट्स, कितने इंटर्न्स को इसलिए रखा, ये रखा, क्योंकि एक बार बजट में जब अनाउंसमेंट होती है तो वो पॉलिसी लेवल अनाउंसमेंट होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसका रोड मैप बनेगा, तब तक तो दूसरा बजट भी पेश हो गया होगा। अभी जो इस बजट में जो घोषणाएं हुई है उस पर योजनाएं बनेगी, काम होगा, तब तक जाके अगले फरवरी में नया बजट भी आएगा और हम नई चर्चा में लग जाएंगे। तो ये सब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट है वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो वो इस विषय को, इस सेक्टर को, इस मुद्दे को एड्रेस कर रही है, और एड्रेस कर रही है तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होगा। तो मुझे लगता है कि उसका जो भी परिणाम आएगा, फलश्रुति आएगी, वो आने वाले सालों में 3, 4, 5 साल या डाउन द लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो हम उसका इवेल्यूशन तो तभी कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम इतनी चर्चा करते हैं कि ये वेलकम स्टेप है, इनिशिएटिव लिया गया है, एड्रेस किया गया है, वो अच्छी बात है। कैसा रहेगा, उसके नतीजे क्या आएंगे, वो तो हम आने वाले सालों में ही बता सकते हैं। बिल्कुल। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, 8th पे कमीशन आएगा, टैक्स में राहत मिली है तो हाथ में पैसे आएँगे, लेकिन निवेश करने के लिए प्रोत्साहन कहाँ है? जैसे पहले अगर मुझे डिडक्शन मिलता था, तो मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता था या कहीं मैं सेविंग कर लेती थी, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया गया है और स्पेंडिंग को प्रमोट किया गया है? आप किस तरह से देखेंगे इसको? गौरव जी? मुझे तो वैसा ही लगता है कि स्पेंडिंग को प्रमोशन दिया गया है। फिर से कहता हूँ, एक पुराने ख्याल का फाइनेंशियल प्लानर हूँ, इसलिए बुरा लगता है कि सेविंग के लिए मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। जब अगर ऐसी पॉलिसी रही तो एक ऐसा समाज होगा, एक ऐसा युवा होगा जो खर्च करेगा, बचत नहीं करेगा, और उसकी जिम्मेवारी सरकार पे आएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर सेइंग फ्यूचर की आमदनी आज खर्च कर दो, फ्यूचर की बचत मत करो। ये डेंजरस सिचुएशन है और इसे चेंज करना जरूरी है। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम भी सरकार को धीरे धीरे हटा देनी है। तो ये बचत का जो पूरा माहौल है, इंडियन सेविंग इकोनॉमी, इससे हम स्पेंडिंग इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं। और वहीं हम देख रहे हैं बहुत सारे रियल एस्टेट के भी अनाउंसमेंट हुए हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हुए हैं। उसमें से मैं एक बात जानना चाहूंगी, एक घर आपका हो सकता है, अब दूसरा घर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं आपके नाम पर। क्या इस पे थोड़ी क्लैरिटी देंगे? इसमें क्या है कि अब तक जो घर में हम रह रहे थे उसमें टैक्स नहीं लगता था। इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है नोशनल वैल्यू, मतलब आपने घर किराए पे दिया है कि नहीं दिया है, आपको उस पे रेंट समझ के भुगतान करना पड़ता था। तो जो घर में रहते हो उसका नहीं, उसके अलावा सब घर का। अभी 2 घर पे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास 2 घर है तो आप इसका रेंट निल ले सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको होम स्टे एनकरेज करने के लिए ये किया गया है, ताकि टूरिस्ट भी आए और जो आम आदमी है
या जिसके पास ज्यादा घर है छोटे शहरों में, टूरिस्ट स्पॉट में, वो उससे आमदनी खड़ी कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर आप होम स्टे बनाते हैं घर को, तो आपको मुद्रा लोन मिल सकती है और साथ ही हम देख रहे हैं बहुत सारी स्वामी 2 जैसी स्कीम भी लॉन्च हो गई हैं ताकि जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट हैं, वो वापस रिवाइव हो पाएँ और आपको अपना सपनों का घर मिल पाए। नीलेश जी, आप तो मुंबई में रहते हैं और आप रियल एस्टेट को भी देखते ही हैं। जो मुद्रा स्वामी 2.0 हम देख रहे हैं, ये स्कीम कितनी होगी रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए? ये स्कीम मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि स्कीम इससे पहले भी कई बार कोई योजनाएं जाहिर हुई है। हुँ। इम्प्लीमेंटेशन अगर बरोबर होता है तो डेफिनेटली ये काम इसमें करेगी। तो हम समझ सकते हैं क्योंकि आप देखिए नीलेश जी 50,000 घर लोगों को दे चुके हैं। 40,000 बस पाइपलाइन में है, देने वाले हैं और 1 लाख की घोषणा हो चुकी है। तो कहीं न कहीं थोड़ा लग रहा है कि ये सफल होती स्कीम दिख रही है। नहीं, लेकिन सफल स्कीम है, ठीक है, मगर सामने अब मेरे एरिया में सरकारी कुछ घर आ जाते हैं। हुँ, सरकार जो रेट देंगे तो मैं एज़ ए बिल्डर मैं सोचूँगा ना कि भाई मेरा माल कैसे कब बिकेगा? हुँ, हुँ, तो ये कुछ अ, सर्टेनिटी क्लियर नहीं है। हुँ, हुँ, रियल एस्टेट मुंबई के अंदर जो लोग हैं उन्होंने बजट को अच्छा बताया है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करते हैं, कहाँ क्या होता है, जो एंड यूज़र है, ओरिजिनल है, उसको मिलता है या फिर उसमें कुछ कौभांड होता है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये इसके ऊपर मुझे गौरव भाई की एक बात से मैं सहमत था, मैं तभी बोलना चाहता था कि उन्होंने जी, कहा जी। कि ये जो युवा जो स्पेंडिंग युवा बता रहे हैं, बचत करने वाला, हमारी पॉलिसी, भारत की पॉलिसी बचत की रही है। हुँ, जो भारतीयता है उसको हम बचत में ज़्यादा मानते थे। कोविड में हम सर्वाइव हुए क्योंकि हमारे घर में हमारी जो पत्नियाँ या माँ है, तो उन्होंने जो बचत अपनी बना के रखी थी, कारण सबसे कम असर कोविड का भारत को इसलिए हुआ कि हम उस समय बचत में मानते थे, इसलिए हम सही सर्वाइव बात कर। है, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये जो कह रहे हैं कि आज ही कमाओ और आज ही उड़ाओ, ये नीति जो गौरव भाई ने जो बताई, वो इतनी हानिकारक होगी आने वाले समय में देश के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत को छोड़ के विश्व में कितनी जो है उनकी इकोनॉमी मंद इकोनॉमी पड़ी है, है। हाँ। इसका रीजन ही शायद ये हो सकता है कि वहां पे ये बचत का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ तो जो पहले जब बच्चा पैदा हो तब से कहते हैं जेटा जितना पैसा बचे, एवरी मनी सेव इज इनकम, ये हमको बचपन ट्रू, से सिखाया है। ट्रू। और ये जो बजट में जो प्रावधान दिए जा रहे हैं कि आप जितने कमाए कमाए उतने उड़ा दें, तो कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके ये ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारी ये जो पीढ़ी है होशियार है, यानी ये बचत करेगी ही, तो मुझे नहीं लगता इसका उतना नेगेटिव असर हो। मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव असर ही हो, लोग बचाएं। मगर ये एक बात मुझे गौरव भाई के साथ मुझे सहमत है, इसलिए उस समय पर ही मुझे बतानी थी। बिल्कुल और रही जयेश जो जी ने भी स्वामी, बताया कि सेविंग के तौर पे इस इक्विटी मार्केट को भी एक सेविंग के तौर पे देखा जाए, ना कि ट्रेडिंग की आज खरीदा और कल बेच दिया। ऐसी स्ट्रैटेजी ना अपना के एक सेविंग की स्ट्रैटेजी अपनाएँ, निवेश की स्ट्रैटेजी अपनाएँ ताकि वहाँ से भी आपको मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले। मुझे जी, एक जयेश एक जी। चीज कहनी है जो गौरव जी, भाई ने बताई और अभी नीलेश भाई ने बताई, मुझे थोड़ा सा उसमें ऐड करना है ज़रूर। कि गौरव भाई को ज्यादा चिंता मत करो। गौरव भाई, एकदम से स्पेंडिंग इकोनॉमी नहीं हो जाएगी इंडिया की, क्योंकि इंडिया का कल्चर है ना, जो कल्चर वो है ना, वो बचत का है। बचत के ऊपर है, यस। एक दूसरा क्या है कि अभी हमको बचत को जो है ना, यहाँ एक साधन में होती थी तो अभी हुँ, दूसरे साधन में ले जाना है। तो बचत के लिए आप सोचो 25 साल पहले की चले जाओ तो म्यूचुअल फंड जैसा कुछ नहीं था अपने वहां, बराबर है। बिल्कुल, तो आज बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आ रहा है, यू सी, तो दैट इज ए प्रोडक्टिव मनी, वो बचत ही है। आज एसआईपी घर घर पहुंच गई है तो वो बचत ही है। हाँ, तो लोगों की बचत की पैटर्न चेंज हो रही है। हुँ, लोग जो जो इतने मैडनेस में नहीं जाएंगे कि सिर्फ स्पेंडिंग पे ही जिया करे। लोगों में एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ रही है कि स्पेंडिंग भले करो, मजा भले करो, मगर प्लानिंग भी जरूरी है। और जो जबरदस्ती बचत थी ना, जैसे कि तुम टैक्स बचाने के लिए एलआईसी ले लो, हुँ, मीनिंगलेस हुँ, एलआईसी हुँ। आर देयर, जबकि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, मगर लोगों ने करोड़ों एलआईसी बेच दी अपने कमीशन के लिए, बराबर है, राइट। मेडिक्लेम डरा के लिया जाता है, मेडिक्लेम क्योंकि तुम बीमार हुए तो ये, बराबर है, मगर मेडिक्लेम तुमको रियल में लेना है, टैक्स हुँ, बचाने हुँ। के लिए नहीं लेना चाहिए मेडिक्लेम। तो ये अवेयरनेस है मेडिक्लेम में, वो टैक्स पैसा खर्च नहीं करके भी मेडिक्लेम लेंगे तो वो पैसा आने वाला है। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहे हैं, हुँ, हुँ। अभी तक, अभी गोल्ड में देखो, हमारे वहां हाईएस्ट गोल्ड है इंडिया में। क्या करना है ये गोल्ड को, नॉन प्रोडक्टिव गोल्ड,
हाँ, कितना तिजोरी में पड़ा है, कितने घर में पड़ा है, कितने गाँव में पड़ा है, हर गरीब के पास भी गोल्ड है, मंदिरों में पड़ा है, नॉन प्रोडक्टिव। तुम सोचो कि गोल्ड अगर बाहर आता है, उसका मोनेटाइजेशन होता है, और वो जो डेड इकोनॉमी में चला गया है, उसको अगर हम क्रिएटिव इकोनॉमी में लाए तो कितना फर्क पड़ता है। वी कैन बी अ रिच कंट्री अगेन। रियल में सोने की चिड़िया हो सकती है। स्मार्ट ये सेविंग करने की जरूरत है। या स्मार्ट सेविंग करना ये या भारतीयों के लिए आज एक चैलेंज होगा, और इस बजट के बाद आपको खुद को, भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे निवेश करना और है और सेव आज का करना है। आज का अपना युवा धन जो है ना, जो युवा धन, वो जी बहुत जी। अच्छी तरह जानता है कि मुझे कहाँ यूज करना है और कहाँ बचाना है। ऑफ कोर्स जो नहीं जानता है उसके लिए अवेयरनेस वी कैन क्रिएट, बट विद द टाइम वी हैव टू चेंज। तो ट्रू म्यूचुअल फंड एक ट्रू। बड़ी उम्मीद है। मैं लास्ट में मेरे तरफ से कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में अगर नहीं समझ में आती है तो इतना जल्दबाजी मत करो अंदर जाने के बिल्कुल लिए, तेजी देख के। और जाना है तो भी समझ के, सोच के, प्रॉपर एडवाइस लेके जाओ, या फिर म्यूचुअल फंड का रास्ता आपके लिए बेहतर है। स्लो बिल्कुल स्लो मार्केट में इस तरह भी आप जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म देखना ही मार्केट के लिए बेहतर है। बिल्कुल। तो पूरा हम सारांश देखें आज की चर्चा का, तो अनाउंसमेंट तो बहुत सारी हो गई हैं जो आपके फेवर में भी हैं, और आपको समझ के, सोच के आगे बढ़ना है। हाँ, तुरंत इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट होगा, और सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है, जैसे नीलेश ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन, और साथ ही हम देख रहे हैं जनता के लिए है सेविंग करना, बचत करना, और अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, थैंक यू, सारी चर्चा में जुड़े। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू।